Hello friends, welcome back to another lecture and today we will start with executive. Okay, तो एग्जीक्यूटिव के दो ब्रांचेस होती हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. वहीं पे स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय द सीएम. ठीक है, तो हम इन सबको एक सेपरेट फैशन में नहीं स्टडी करने वाले हैं. वी विल स्टडी देम टुगेदर. ठीक है, हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, डिसिमिलैरिटीज़ देखेंगे ताकि वी कैन मेमोराइज दीज फंक्शंस एंड देयर पावर्स ईजिली. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के साथ हम गवर्नर को देखने वाले हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम के साथ हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द सीएम को देखने वाले हैं. ठीक है, इन्हें स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं बेसिक जो टर्म्स होती हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होने वाली है इस लेक्चर में, उन्हें मैं एक बार डिफाइन कर दूं. ठीक है, तो आप सभी को पता होगा 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो 3 पिलर्स डेमोक्रेसी के कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव एंड देन द थर्ड वन जुडिशरी. राइट, फोर्थ होता है मीडिया, न्यूज़पेपर. और आप सभी को पता है हमारी कंट्री में न्यूज़पेपर कोई रीड नहीं करता है और मीडिया जो है वो खोखली हो चुकी है. और 5th पिलर है सोशल मीडिया. ठीक है, इन दोनों के साथ 4th और 5th पिलर तो आई एम श्योर आप सभी को पता होगा, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ. तो लेजिस्लेटिव क्या होती है? अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग की बात करूँ तो इट फॉर्मुलेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर आप बोल सकते हैं लॉ. इट फॉर्मुलेट्स द लॉ. ठीक है, इसे विधायिका भी बोलते हैं हिंदी में. वहीं पे एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका. इसका काम ये होता है कि ये जो लेजिस्लेटिव के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं इनको लागू करती है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव के थ्रू इन्हें लागू किया जाता है. यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन लॉज को लागू करती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट लॉज को लागू करती है. ठीक है, और जुडिशरी आई एम श्योर आप सभी को पता होगा, न्यायपालिका. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. वी विल स्टार्ट विद प्रेसिडेंट. ठीक है, ये बहुत लेंदी लेक्चर होने वाला है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं. ठीक है, हम सभी को स्टडी करने वाले हैं. देन नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद गवर्नर, देन वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे और पीएम एक साथ देखेंगे. देन उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सीएम. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 से 78 के अंदर बात की गई है. इन सभी आर्टिकल्स के अंदर पावर्स गिवन है प्रेसिडेंट की. ठीक है, ये पार्ट 5th में आता है, डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव. पार्ट 5th डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव. और यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, इलेक्शन. अब ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि इलेक्शन के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. ठीक है, और इलेक्शन होता किसके थ्रू है? बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस. ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, वो इसके अंदर पार्ट लेते हैं. एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. ठीक है, काफ़ी ईजी है. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड SLA ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. ठीक है, काफ़ी इजी है, एक दो बार रीड करेंगे आई एम श्योर आपको याद हो जाएगा. बस इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं. प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना 2 मेंबर्स को लोकसभा में और 12 को राज्यसभा में, तो वो इनके इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं. ठीक है, देन व्हेन एन असेंबली इज डिसॉल्व्ड, जब कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके मेंबर्स वोट नहीं कर सकते हैं. ये भी याद रखने वाला पॉइंट है. अब क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए.
सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35, ठीक है, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, शुडंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है, जहाँ पे भी आप देखोगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वहाँ पे बस आपको एक वर्ड याद आना चाहिए, फाइनेंशियल गेन, ठीक है। अगर किसी ऑफिस मतलब अगर किसी पोस्ट से किसी को फाइनेंशियल गेन हो रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो उस कैंडिडेट को ये भी मैंडेटरी है कि ही और शी शुडंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होना चाहिए किसी और पोस्ट से भी उस टाइम पे, ठीक है। डिपॉजिट करने होते हैं 15,000 इन RBI, रिफंडेबल होते हैं, लेकिन रिफंड नहीं होते हैं अगर 1/6 ऑफ द वोट्स भी ना मिले, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट 1/6 वोट भी नहीं मिलते हैं उन्हें, तो 15,000 जो उन्होंने जमा कराए होते हैं वो रिफंड नहीं होते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कि ज़मानत ज़ब्त होना। आपने कई बार सुना होगा, आई एम श्योर, इलेक्शंस के बाद बोलते हैं कि इस कैंडिडेट की ज़मानत ज़ब्त हो गई, तो वो यही होता है। ओथ इनको दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है CJI के केस में, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आई एम श्योर यू कैन मेमोराइज दिस इजीली। नाउ कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? शुडंट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर हैं तो उन्हें रिज़ाइन करना है, ये पहली कंडीशन है। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, और उनके अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स जो उन्हें दिए जाएंगे वो कभी भी डिमिनिश नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। टर्म होती है 5 ईयर्स की, 4 ईयर्स होती है USA में प्रेसिडेंट की, ठीक है। याद रखना है ये भी आपको, क्योंकि USA की इलेक्शंस काफ़ी चर्चा में है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैन रिज़ाइन टू वाइस प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर कभी भी दे सकते हैं। इम्पीचमेंट से भी उनको रिमूव किया जा सकता है। कैन होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर 5 ईयर्स, अपना टर्म पूरा होने के बाद भी वो जो है ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक कि उनका सक्सेसर ना आ जाए, ठीक है। ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी भी बार चुने जा सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन USA में केवल 2 बार ही चुने जा सकते हैं, ठीक है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सेकंड टाइम ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। ग्राउंड्स, इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या क्या होंगे? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केवल एक ही ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, मतलब रिमूव किया जा सकता है, और वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 के अंडर गिवन है, और ये होता कैसे है अब वो देखते हैं। इसका प्रोसीजर काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, अगर आप 2-3 बार रीड करेंगे तो। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद सिग्नेचर 1/4 मेंबर्स एंड अ 14-day नोटिस, किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर होता है उसे पास किया जा सकता है। उसके लिए 1/4 जितने भी मेंबर्स हैं उनके 1/4 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और 14 days नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, जब वो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास करा दिया जाता है बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, इट इज़ सेंट टू द अदर हाउस। जब जहाँ से वो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास कराया गया है स्पेशल मेजोरिटी से, उसके बाद उसे दूसरे हाउस में भेजा जाता है, ठीक है। और दूसरे हाउस में इन्वेस्टिगेशन होती है इस ग्राउंड की, कि क्या जिस ग्राउंड पे इन्हें इम्पीच किया जा रहा है क्या ये ठीक है, और अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो वहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी से ये इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास कराया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। तो काफ़ी सिंपल है, आपको बस ये याद रखना 1/4 ऑफ मेंबर्स और 14 डेज नोटिस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, और स्पेशल मेजोरिटी।
और ग्राउंड भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये 3-4 चीज़ें ही तो याद रखनी है आपको। 1/4 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है, फिर दूसरे जब हाउस में जाएगा तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो वहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी, दैट्स इट। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। रिमूवल की बात चल रही है अब, यहाँ पे इलेक्शन की बात नहीं चल रही है, अब यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसीजर की बात चल रही है। तो इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? देखिए सिंपल सी बात है कि इसके अंदर ओनली द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, ठीक है, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, केवल और केवल पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर भी नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब वैकेंसी देख लेते हैं, वैकेंसी कब कब होती है प्रेसिडेंट्स ऑफिस में। ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, 5 साल पूरे हो जाने के बाद ऑब्वियसली वैकेंसी हो जाएगी, और उस केस में इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी। तो एक्सपायरी डेट आने से पहले पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ डिले इन द इलेक्शन, प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये अभी देखा था ना, कैन होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर 5 years, ठीक है, मतलब 5 साल के बाद भी जो है वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को, अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं हो पाया तो। बाय हिज रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट, अगर वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, लेकिन वो बस तभी तक बनेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया जाता है, ऑलराइट। मान लीजिए 5 साल की टर्म है, तो 5 में से 2 साल पूरे होने के बाद ही किसी प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो बाकी के बचे हुए 3 सालों के लिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, केवल और केवल तब तक ही बनेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, अगर इम्पीचमेंट से उन्हें रिमूव कर दिया जाता है तो भी वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट ऑफिस में, और उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर डेथ हो जाती है तो भी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। इफ़ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ वैकेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वैकेंट है तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। और बाय चांस CJI का भी ऑफिस वैकेंट है तो उस केस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आपको बस एक हियरार्की फॉलो करनी है, ठीक है। प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन CJI एंड देन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सीनियर मोस्ट। तो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली है तो CJI का भी ऑफिस खाली है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ है कि ये स्टैटिक है। 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ स्टैटिक, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, जैसे अमेंडमेंट एक्ट्स आ गए, लेकिन 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ स्टैटिक, और एंड यू हैव टू बी वेल वर्स विद ऑल दीज फैक्ट्स, ठीक है। ये फैक्चुअल डेटा ही है, आपको बस ये याद ही रखना है। और याद कैसे होगा? जब आप मेमोराइज करेंगे और रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम, ओके। अब एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर मैं आपको बता चुका हूँ, डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो लॉज बनते हैं उन्हें लागू कराना, ठीक है। तो वो सारी पावर्स एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती हैं, और लेजिस्लेटिव पावर्स में आते हैं लॉ मेकिंग पावर, वो काम पार्लियामेंट का है, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, पता नहीं कितनी बार इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि सारे मतलब इसके अंदर स्टेटमेंट देते हैं कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्यों? क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अदर मिनिस्टर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ UPSC, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये भी एक एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये अपनी टर्म होल्ड करते हैं
ड्यूरिंग हिज प्लेजर, ठीक है, प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान ही अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं। कैन सीक एनी इन्फो रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम पीएम। और वो कभी भी, प्रेसिडेंट कभी भी पीएम से जो है इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि लेजिस्लेशन से रिलेटेड इन्फो ले सकते हैं पीएम से, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फो ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कभी भी। कैन President can appoint a commission to investigate into the condition of ST and SCs and other backward classes। तो वो कभी भी एक कमीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं to investigate into the conditions of scheduled tribes and scheduled castes and other backward classes। President can appoint interstate council। interstate council का आर्टिकल होता है 263, ठीक है, 263। अभी आपको याद कैसे रखना है, देखिए, अब इंटर स्टेट काउंसिल है तो यानी कि दो स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक का नाम है 2 और दूसरी स्टेट का नाम है 3, तो 2 × 3 कितना होता है 6, और यही 263 ही इंटर स्टेट काउंसिल का जो है आर्टिकल होता है, ठीक है। आई होप ये ट्रिक याद करने में, इसका आर्टिकल याद करने में थोड़ी हेल्प करेगी आपकी। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इंटरस्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट कोऑपरेशन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकते हैं इंटरस्टेट काउंसिल जिससे सेंटर स्टेट के बीच के रिलेशंस को थोड़ा प्रमोट किया जा सके, फ्रेंडली बनाया जा सके। डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट्स द ड्यूटीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। और हम सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर गवर्नर्स जो नियुक्त किए जाते हैं ड्यूटीज़ के लिए, उन पे डायरेक्टली जो है एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू, ठीक है। कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज़ पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी एरिया को। एंड प्रेसिडेंट हैज़ पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। और उनके पास पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं शेड्यूल एरिया को और ट्राइबल एरियाज को, ठीक है। ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी प्रेसिडेंट की। अब लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट, कैन डिसॉल्व द लोकसभा, समन अ जॉइंट सिटिंग। देखिए, समन मतलब बुलाना, ठीक है, तो वो बुला सकते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। प्रोरोग मतलब स्थगित करना, तो स्थगित भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को। समन एंड प्रोरोग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम अच्छे से पार्लियामेंट के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है किसी भी केस में, ठीक है। वो एक मतलब एक कंटिन्यूटी में चलती है, वो एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है। और लोकसभा जो है वो परमानेंट बॉडी नहीं है, इट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग, मतलब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी, और वो किन किन केसेस में बुलाई जाती है वो हम प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। वरना यहाँ पे टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन विल हार्म यू, ठीक है। अभी बस प्रेसिडेंट्स की पावर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट सिटिंग भी आ जाएगी और फिर प्रोरोगेशन, समन, इन सब चीज़ों के बारे में अगर मैं बताने लग जाऊँगा तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो इन्हें सेपरेटली हम पार्लियामेंट जब स्टडी करेंगे वहाँ पे देखेंगे। प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। अब देखिए, एक जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, कब कब होती है वो, साल के पहले सेशन में होती है, और जब जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसमें भी होती है। और उसके अंदर मोशन ऑफ थैंक्स,
मोशन ऑफ थैंक्स पास कराया जाता है। अगर ये पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोशन होता है और इस मोशन को भी हम पार्लियामेंट के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग जो होती है फर्स्ट सेशन, साल के फर्स्ट सेशन में, और जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेज टू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेंडिंग बिल्स, और वो पेंडिंग बिल्स के रिलेटेड कोई मैसेज भी भेज सकते हैं हाउसेज में, लोकसभा या फिर राज्यसभा में। कैन अपॉइंट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर दोनों ही अनअवेलेबल हो, ठीक है। स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के बारे में भी हम पार्लियामेंट में स्टडी करेंगे। ही कैन डू द सेम इन राज्यसभा एज वेल, राज्यसभा के केस में भी प्रेसिडेंट ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है तो ये आपको। ही नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और 2 मेंबर्स और ये 12, ये जो 2 मेंबर्स हैं ये पहले ऐसा करना अनिवार्य था, लेकिन अब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे हटा दिया गया इस प्रावधान को, ठीक है। मैं अपने सेकंड या थर्ड लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। प्रायर रिकमेंडेशन नीडेड फॉर सम ऑफ द बिल्स लाइक बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। हमें जब कोई बिल पास कराना होता है तो कुछ बिल्स के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। वो कौन कौन से बिल होते हैं, जैसे बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, या फिर बिल रिगार्डिंग अल्टरकेशन ऑफ बाउंड्री और क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट। तो इन सारे बिल्स में प्रायर रिकमेंडेशन भी चाहिए होती है किसकी, प्रेसिडेंट की। और वो रिकमेंडेशन लिए बिना इनको टेबल नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट में। व्हेन अ बिल इज़ पास टू द प्रेसिडेंट, जब बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसके प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होती हैं, या तो वो एसेंट देते हैं, एंड बाय द वे ये पावर्स आर्टिकल 111 के अंडर गिवन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तीन ही पावर है, एसेंट, विदहोल्ड एसेंट एंड रिटर्न, ठीक है। अगर आप तीनों को 111 देते हैं तो आपका आर्टिकल तैयार है 111, ठीक है। आसानी से याद रख सकते हैं आप इसको ऐसे। तो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास, या तो वो मंजूरी दे सकता है बिल को, तब वो एक्ट बन जाता है, या फिर विदहोल्ड एसेंट, मतलब उस विदहोल्ड एसेंट मतलब एसेंट ना देना, तो यानी कि उस केस में वो बिल पास नहीं होता है, या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न, ठीक है। प्रेसिडेंट रिटर्न भी कर सकते हैं बिल को, और केवल तभी कर सकते हैं जब वो मनी बिल ना हो। मनी बिल के केस में रिटर्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट उस बिल को फिर से पास कर देती है, चाहे अमेंडमेंट के साथ या फिर बिना अमेंडमेंट के, अगर सेम टू सेम बिल भी वो दोबारा पास करती है, फिर उस केस में प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये किस लिए किया गया है, टू प्रिवेंट हैस्टी, यानी कि जल्दबाजी में की गई इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जल्दीबाजी में कोई लेजिस्लेशन ना हो, इसके लिए ऐसा किया जाता है। टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन से बचने के लिए भी ऐसा किया जाता है। अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी एक लेजिस्लेटिव पावर होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है। वो क्या होती है कि अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई बिल पास किया है और वो गवर्नर के पास गया है, तो गवर्नर कुछ केसेस में बिल को रिजर्व कर लेता है, ठीक है। किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और वो फिर प्रेसिडेंट के पास उस बिल को भेजता है, और फिर से प्रेसिडेंट के पास 3 पावर्स आ जाती हैं, एसेंट, विदहोल्ड एसेंट एंड डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। और ये इसका आर्टिकल क्या है, ये कौन कौन से आर्टिकल के अंडर है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 201, ठीक है। इसका आर्टिकल है 111 और ये है आर्टिकल 201, ठीक है।
तो आर्टिकल 201 भी देख लिया हमने, ये सारी पावर्स आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। और उस केस में प्रेसिडेंट या तो असेंट देता है, मंजूरी देता है, या फिर असेंट नहीं देता है, ठीक है, और बिल वहीं पे लैप्स कर जाता है, या फिर प्रेसिडेंट डायरेक्ट्स द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, ठीक है, और अगर मनी बिल नहीं है तो ही रिटर्न किया जा सकता है। देन कैन एंड कैन नॉट गिव असेंट इफ पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। उस केस में भी अगर दोबारा भी लेजिस्लेचर उस बिल को, सेम बिल को या फिर अमेंडमेंट के साथ उस बिल को पास कराती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है कि उसे मंजूरी देनी ही देनी है, ठीक है। तो उसमें वो हो सकता है एसेंट ना भी दे। और इन केसेस में जो स्टेट लेजिस्लेचर होती हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई करनी होती है जब रिटर्न किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट अगर गवर्नर को बोलता है कि इस बिल को रिटर्न किया जाएगा वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास, तो स्टेट लेजिस्लेचर को 6 महीने के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई करनी ही होती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि पार्लियामेंट के केस में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट अगर दोबारा उस बिल को पास कराती है तो प्रेसिडेंट बाध्य हैं, उन्हें पास करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये भी क्या दिखाता है, ये भी ये यूनिटरी फंक्शन दिखाता है, राइट, कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस आर्टिकल 123 बहुत चर्चा में है, आप सबको पता है कितनी चर्चा में है, ठीक है। तो इसके बारे में अब स्टडी करते हैं। फाइनली व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो प्रेसिडेंट केवल तभी इसे लागू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। ये डिफाइनिंग फीचर है इसका, डिफाइनिंग आप बोल सकते हैं इसको, यही डिफाइन करता है इसको। सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इस सेम फोर्स होता है, सेम इफेक्ट होता है ऑर्डिनेंस का जैसा कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है, ठीक है। नेचर ऑफ टेम्परेरी लॉ, इसे टेम्परेरी लॉ ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में बैठती है तो इसे पास कराना होता है। अगर आपको इसे बिल बना देन एक बिल से इसे रिप्लेस किया जाता है ऑर्डिनेंस को, ठीक है। ये एक टेम्परेरी लॉ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की, और ये अनफोर्सिन सरकमस्टांसेस के लिए गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। टू डील विद अनफोर्सिन एंड अर्जेंट मैटर्स, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो देखते हैं, और इसी में से सवाल आते हैं। ये लागू कब की जा सकती है? केवल और केवल तभी जब दोनों या फिर दोनों में से एक हाउस सेशन में ना हो, ठीक है। ओनली व्हेन आइदर और बोथ द हाउसेस आरंट इन सेशन। Thus the power of the president to legislate by ordinance is not a parallel power of legislation, not a parallel power। अब इसका क्या मतलब है कि ऑर्डिनेंस एक पैरेलल पावर नहीं है। इसे समझते हैं। देखिए, पार्लियामेंट ये लॉ बनाती है, ठीक है। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो नॉर्मल केसेस में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है, राइट। तो जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तब ऑर्डिनेंसेस लॉ नहीं बना सकते हैं। और मान लीजिए अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो अब ऑर्डिनेंसेस लागू किए जा सकते हैं, राइट। तो ये पैरेलल पावर नहीं है। पैरेलल पावर नहीं है मतलब पार्लियामेंट के साथ साथ ये ऑर्डिनेंसेस नहीं चल रहे हैं। जब पार्लियामेंट बंद हो जाती है तब ऑर्डिनेंस स्टार्ट होता है, तो ये एक पैरेलल पावर नहीं है। अगर पार्लियामेंट के साथ साथ भी ऑर्डिनेंसेस लाए जाते तो ये एक पैरेलल पावर होती, ठीक है। तो ये पैरेलल पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन में ना होने के वक्त ही ऑर्डिनेंस लाए जा सकते हैं। कैन ओनली मेक ऑर्डिनेंस व्हेन इट इज़ नेसेसरी, दिस डिसीजन कैन बी क्वेश्चनड, ठीक है। इस डिसीजन को क्वेश्चन भी किया जा सकता है। कौन कौन से ग्राउंड पे? मालाफाइड के ग्राउंड पे। और मालाफाइड का मतलब होता है टू बाईपास द पार्लियामेंट्री डिसीजन। कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट होती है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो जो है प्रेसिडेंट को बोलते हैं कोई ऑर्डिनेंस लाने के लिए, और उसके पीछे उनका मोटिव होता है टू बाईपास द पार्लियामेंट्री डिसीजन ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स
ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस आ सकता है जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट जो है लॉ लेके आ सकती है। कैन नॉट टेक अवे और एब्रिच एनी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का हनन भी नहीं हो सकता है किसी भी ऑर्डिनेंस के द्वारा। मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस व्हेन इट रीअसेंबल्स। रीअसेंबल जब भी हाउस जो है पार्लियामेंट जो है जैसे ही रीअसेंबल होता है तो उनके सामने उस बोथ द हाउसेज में, दोनों हाउसेज में रखना होता है ऑर्डिनेंस को। इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस तो इट बिकम्स एन एक्ट। अगर दोनों हाउसेस से अप्रूव किया जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, यानी कि तब वो टेम्परेरी लॉ से परमानेंट लॉ बन जाता है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता उस पर तो ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते के बाद सीज टू ऑपरेट। ठीक है, तो उसका फिर वो वहीं पे लैप्स कर जाता है 6 महीने, अगर 6 हफ्ते तक उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, राइट, फ्रॉम द असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। असेंबली पार्लियामेंट गठित होने के बाद अगर 6 हफ्ते तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है देन इट सीज टू ऑपरेट। कैन बी सीज टू ऑपरेट अर्लियर देन 6 वीक इफ़ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पासेज अ रेजोल्यूशन। 6 हफ्ते से पहले भी उसको सीज टू ऑपरेट हो सकता है वो, अगर दोनों हाउसेज से पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन पास करा दिया जाए तो। ठीक है, तो इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी? 6 हफ्ते से 6 महीने। अब 6 हफ्ते से 6 महीने कैसे? ये नॉन अप्रूवल में की बात चल रही है यहाँ पे, केवल और केवल नॉन अप्रूवल में, जब उसे अप्रूवल ना मिले। इफ अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट देन एक्ट्स डन एंड completed अंडर इट बिफोर इट सीज टू ऑपरेट रिमेन्स फुल्ली वैलिड। इसके अंदर क्या बात की जा रही है कि अगर इफ़ अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के सामने रखा नहीं गया है ऑर्डिनेंस को और उससे पहले ही उसे लैप्स करा दिया गया है, देन द एक्ट्स डन एंड completed अंडर इट बिफोर इट सीज टू ऑपरेट, मतलब उसके खारिज होने से पहले जितना भी उसके अंडर कार्य किया गया है वो फुल्ली एक्टिव रहेगा, ये इसका मतलब है। ऑलराइट, प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनके कहने पर ही प्रेसिडेंट जो है लागू भी करते हैं ऑर्डिनेंस को और खारिज भी करते हैं ऑर्डिनेंस को। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यही होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, और प्रेसिडेंट तो केवल एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो तो मतलब उन्हीं के कहने पर चलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम, इन्हीं के कहने पर प्रेसिडेंट चलते हैं। ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब इट कैन मॉडिफाई और रिपील एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अदर ऑर्डिनेंसेस। अब इन्हें ऑर्डिनेंस के थ्रू किसी भी एक्ट को मॉडिफाई या फिर रिपील भी किया जा सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस लाके। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप ऐसा लॉ भी ला सकते हैं जो पीछे जाके भी कुछ चेंजेस ला सकता है, जो लॉ पहले लाए गए हैं उनमें भी चेंजेस लाया जा सकता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है। ऑलराइट, कैन अमेंड अ टैक्स लॉ ऑल्सो। टैक्स लॉ को भी अमेंड किया जा सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड केवल और केवल आर्टिकल 368 के अंडर ही किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस लाके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऑर्डिनेंसेस होता ही नहीं है। नो कनेक्शन बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। कैन बी इशूड व्हेन देयर इज़ नो वॉर। तो अगर वॉर लाइक सिचुएशंस नहीं है तो भी ऑर्डिनेंस जो है पास किया जा सकता है। रूल ऑफ लोकसभा रिक्वायर्स दैट व्हेनेवर। रूल ऑफ लोकसभा ये बोलता है कि जब भी पार्लियामेंट गठित की जाएगी और उसके अंदर ऑर्डिनेंस पास कराया जाएगा तो वहाँ पे आपको ये भी बताना होगा कि किस वजह के कारण आपको ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये इसके अंदर बात की जा रही है। इट लेज द रिपोर्ट ऑफ अब प्रेसिडेंट की अदर यहाँ पे यहीं तक था बस ऑर्डिनेंस। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है, बाकी लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ से।
ही लेज द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की रिपोर्ट। पार्लियामेंट के सामने कौन रखता है? प्रेसिडेंट ही रखते हैं। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक सेपरेट टेरिटरी बन चुका है, मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, और ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। ठीक है, हाई कोर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ पर भी हम ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पुडुचेरी कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशंस बट ओनली व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। जब इन यूटीज़ की असेंबली या फिर जब इन यूटीज़ की असेंबली या तो सस्पेंड हो या फिर डिसॉल्व हो, तो वहाँ पे जो रेगुलेशंस लाए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू लाए जाते हैं। ये इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है, तो ये सारी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, मतलब लॉ मेकिंग पावर हैं किसकी? प्रेसिडेंट की। अब फाइनेंस से रिलेटेड जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास वो देखते हैं। प्रायर रिकमेंडेशन फॉर मनी बिल। मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत ज़रूरी है। उनकी रिकमेंडेशन लिए बिना मनी बिल पास नहीं कराया जा सकता है पार्लियामेंट से। ठीक है, ये फाइनेंस से रिलेटेड एक पावर है। ही कॉजेज टू बी लेड डाउन बिफोर द प्रेसिडेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब यूनियन बजट। ठीक है, तो यूनियन बजट प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट में लेके आते हैं। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड विदाउट हिज रिकमेंडेशन। इसकी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड नहीं रखी जाती फॉर अ ग्रांट। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर मतलब कोई इमरजेंसी, कोई नेशनल डिजास्टर, उससे रिलेटेड कोई भी अगर एक्सपेंडिचर करना होता है तो कंटिजेंसी फंड से ही किया जाता है। और इसका आर्टिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये अंडर आर्टिकल आता है 267, राइट। अंडर आर्टिकल 267 ही कंटिजेंसी फंड के बारे में बात की गई है। और कंटिजेंसी फंड के अंदर पैसा कहाँ से आता है? तो वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ से पैसा आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years। तो हर 5 साल के बाद वो एक फाइनेंस कमीशन भी गठित करते हैं। किस चीज़ के लिए? सो दैट द फाइनेंस कमीशन कैन रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, ये फाइनेंस से रिलेटेड कुछ पावर्स थी। अब जुडिशरी से रिलेटेड कुछ पावर है, उसके बारे में बात करते हैं। जुडिशियल पावर्स। ठीक है, और ये जो जुडिशियल पावर्स हैं ये यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर ही दी जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ये एक जुडिशियल पावर हो गई। कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी। ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, एडवाइस नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, हमें पता है ये सुप्रीम कोर्ट में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ये भी। नाउ आर्टिकल 72 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 72 बात करता है पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। क्षमा याचिका, आई थिंक इसे हिंदी में ये बोलते हैं, क्षमा याचिका जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, उससे रिलेटेड आर्टिकल है 72। ऑफेंसेस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, इससे रिगार्डिंग जो है पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास। कोर्ट मार्शल से रिलेटेड है, सेंटेंस ऑफ डेथ से रिलेटेड है। ठीक है, अब पार्डन का मतलब क्या होता है? मतलब रिमूव सेंटेंस एंड कन्विक्शन, कंप्लीटली एब्जॉर्व्स द कन्विक्ट। मतलब पार्डन मतलब माफ़ कर देना, बिल्कुल मतलब एब्जॉर्व कर देना कन्विक्ट को। ठीक है, बाइज्जत बरी कर देना जिसे बोलते हैं। देन कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर वन। ठीक है, यानी कि किसी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से दूसरी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे देना, और जो दूसरी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है वो थोड़ी लाइट हो पहले वाली से। जैसे डेथ सेंटेंस को माफ़ करके एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर देना। ठीक है, देन रेमिशन। रेमिशन मतलब रिड्यूसिंग द पावर ऑफ सेंटेंस, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट है अगर 2 साल की, तो उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 year कर देना। 2 साल से 1 साल कर दिया, टाइम कम किया है बस,
ठीक है, उसका जो नेचर है वो कम नहीं किया है, उसका कैरेक्टर कम नहीं किया है। रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब राहत देना, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट्स लाइक प्रेगनेंसी या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स हैं जुडिशियल पावर्स के अंदर। रिप्रीव, आई स्टे ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, या फिर जैसे स्टे लगा देते हैं ना डेथ पेनल्टी पे, वो रिप्रीव के अंदर आती है। आर्टिकल 160 के अंदर सेम पावर्स दी गई हैं गवर्नर को, लेकिन गवर्नर कैन नॉट पार्डन केसेस ऑफ डेथ सेंटेंसेस एंड कोर्ट मार्शल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, केवल सस्पेंड, रेमिट या फिर कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को, लेकिन पार्डन नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं डेथ सेंटेंस में और कोर्ट मार्शल में। ठीक है, ये पावर आर्टिकल 161 के अंदर है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है प्रेसिडेंट की वो क्या है? प्रेसिडेंट ओनली है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रियल एग्जीक्यूटिव होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, अभी हम देख चुके हैं। प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो किसके कहने पे करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम। ठीक है, इसीलिए रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और प्रेसिडेंट को बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पावर्स विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड पीएम ही होते हैं। ही इज जनरली बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 किस बारे में बात करता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 75 ये बात करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, लोकसभा के लिए। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या होती है बेसिकली? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन हो कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में सीएम वहाँ पे नहीं है। ठीक है, किसी स्टेट के पास सीएम नहीं है, तो उस केस में गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन आ जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि उस केस में गवर्नर को ही सीएम चूज करना है, तो उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन, अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उन्हें क्या करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन बात करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन नहीं है। हाँ, सिचुएशनल डिस्क्रिशंस ज़रूर हैं, उन्हें देखते हैं अब। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और हाँ एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ अगर, जो हमने अभी स्टडी किया कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का। जैसे गवर्नर के पास अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होके आता है गवर्नर के पास कोई बिल, और वो बिल ऐसा है कि उन्हें रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, तो वो जो रिजर्व करने की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन के अंडर ही गिवन है। मतलब वो बाध्य हैं उस केस में, तो उन्हें रिजर्व करना ही पड़ेगा उस सिचुएशन में। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए वो बिल रिजर्व करना ही पड़ेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में आ जाती है। जब हम गवर्नर करेंगे तब हम इसे अच्छे से देखेंगे, क्योंकि गवर्नर के पास ही कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास तो केवल सिचुएशनल डिस्क्रिशंस होती हैं, वो हम अब देखेंगे कौन कौन सी होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम व्हेन पीएम डाइज एंड नो ऑब्वियस सक्सेसर इज देयर, और वेयर देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी, या तो क्लियर मेजोरिटी ना हो या फिर प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है वो खाली हो, तो उस केस में सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है प्रेसिडेंट के पास। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब उन्हें डिसमिस करना हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कब? जब देर इज़ नो कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। या फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जब उन्हें डिसॉल्व करना हो लोकसभा को, कब करेंगे? नो मेजोरिटी इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस्ट कर दे अपनी मेजोरिटी को। ठीक है, अब बात करते हैं वीटो की, जो इनके पास पावर होती है वीटो रिगार्डिंग बिल्स। ठीक है, 3 तरीके की पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। देखिए, पॉकेट वीटो से तो नाम से ही पता चल रहा है
जैसे आप कोई चीज़ पॉकेट में रख के भूल जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही है पॉकेट वीटो, ना तो मंजूरी देते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, ना रिटर्न करते हैं, सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, तो ये पॉकेट वीटो होती है। सस्पेंसिव वीटो होती है व्हेन ही रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, और ये ओवरराइड करी जाती है रीपासेज से। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर दोबारा पास कराया जाए सेम बिल को, या तो अमेंडमेंट के साथ या फिर बिना अमेंडमेंट के पार्लियामेंट से, तो प्रेसिडेंट बाध्य हैं, उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मनी बिल, ये भी हम देख चुके हैं। सस्पेंसिव वीटो मतलब रिटर्न कर देना बिल को। एब्सोल्यूट वीटो विद होल्डिंग ऑफ एसेंट मतलब एसेंट ना देना, और उस केस में बिल एंड कर जाता है, ठीक है। अगर प्राइवेट मेंबर है, प्राइवेट मेंबर के केस में भी और गवर्नमेंट बिल में भी, अगर गवर्नमेंट बिल के केस में ऐसा हो जाता है कि प्रेसिडेंट मंजूरी नहीं देते हैं, तो न्यू आफ्टर द पासेज ऑफ द बिल बट बिफोर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और ऐसा किस केस में होता है, जब जो नए वाली जो पुरानी गवर्नमेंट कैबिनेट होती है वो हट के नई जब कैबिनेट बनती है, जो उसके अंदर नए मिनिस्टर्स आते हैं, वो प्रेसिडेंट को ऐसा करने के लिए एडवाइस करते हैं, ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट बिल को जो है नामंजूरी दी जाती है। तो ये थे वीटो पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास हैं। 3 वीटो पावर्स हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो, ठीक है। और एक तो एसेंट होता ही है, जिस बिल को वो मंजूरी देते हैं उसे एसेंट बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही होता है ये सारा काम, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट। दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, और अब पार्लियामेंट से भी अप्रूव किया जाता है उन्हें। मिलिट्री पावर्स हम सबको पता है कि सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस के, डिफेंस जो फोर्सेस होती हैं हमारे उनके सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी एंड चीफ ऑफ द एयरफोर्स। ही डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये कुछ मिलिट्री पावर्स होती हैं। एमरजेंसी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पावर्स भी हमारे प्रेसिडेंट के पास होती हैं अंडर आर्टिकल 352, 356, 365, 360, ठीक है। इजीली आप इन्हें भी याद कर सकते हैं, 52, 56, 65, 60, ठीक है। और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ कैग, रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, एनसीएससी की रिपोर्ट या फिर बजट, ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ही टेबल करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। अब कमिश्नर ऑफ फॉर लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो कमिश्नर होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं यूनियन ऑफ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, और वो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट रिपोर्ट देते हैं पार्लियामेंट में। ये थोड़ा सा हट के प्रोसीजर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप इसे भी रीड कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेसिडेंट चैप्टर। अब प्रेसिडेंट हमने किया, ये थोड़ा लेंथी था, फिर अब हम गवर्नर करेंगे। गवर्नर क्यों करेंगे अब इसके बाद? गवर्नर इसके बाद इसलिए करेंगे ताकि अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में और स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो सिमिलैरिटीज़ है, जो डिफरेंसेस है, वो देखते हुए चलें, ठीक है। आपको ऐसे ही स्टडी करनी है। अगर मैं अभी आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव करा दूँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव फिनिश कराऊँ, 4-5 लेक्चर लग जाएंगे उसके अंदर। फिर जब हम 5वें या 6ठे लेक्चर में स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करेंगे तो आप कोरिलेट ही नहीं कर पाएंगे, आप भूल चुके होंगे तब तक, राइट। तो अगर आप साइड बाय साइड स्टडी करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव को और स्टेट एग्जीक्यूटिव को, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए स्टडी करना और मेमोराइज करना, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक दम, शेयर दम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइज।